गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के बारे में, और जिसका कि पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं यूरोपियन राष्ट्रवाद क्या होता है, लेकिन एक बार आज फिर से हम डिफ़ाइन करेंगे। आज हम बात करेंगे बिस्मार्क के बारे में, नेपोलियन के बारे में, जॉल बेराइन के बारे में और यूरोपियन राष्ट्रवाद के बारे में। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं यूरोपियन राष्ट्रवाद के बारे में। तो लिखेंगे राष्ट्रवाद लोगों की उस आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा एवं जातीयता के आधार पर एकजुट मानते हैं। यदि यूरोप के संदर्भ में बात करें तो इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे यूरोपियन राष्ट्रवाद को। राष्ट्रवाद लोगों की उस आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा एवं जातीयता के आधार पर एकजुट मानते हैं। यदि यूरोप के संदर्भ में बात करें या यूरोप के बारे में बात करें तो इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसमें आपको दो डेफिनेशंस मिल रही हैं, एक तो राष्ट्रवाद की और दूसरी परिभाषा आपको यूरोपियन राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की परिभाषा यहाँ तक होगी, राष्ट्रवाद लोगों की उस आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा एवं जातीयता के आधार पर एकजुट मानते हैं। यहाँ तक तो बात होगी केवल राष्ट्रवाद की। यदि आपसे अभी आगे चैप्टर आएगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो आप हो सकता है 2 नंबर में या 1 नंबर में डेफिनेशन को पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा को बताइए, तो आप बता सकते हैं इसी परिभाषा को। यदि यूरोपियन राष्ट्रवाद की बात करता है तो उसमें हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यदि यूरोप के संदर्भ में बात करें तो इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से और लिख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद लोगों की उस आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा एवं जातीयता के आधार पर एकजुट मानते थे। आगे हम देखेंगे आगे बात हम करेंगे निरंकुशवाद की। निरंकुशवाद आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम डिफाइन करते हैं निरंकुशवाद को। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जाए या अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं।
आगे हम देखेंगे जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होते हैं, जिसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं, और जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे बिस्मार्क के बारे में। आगे बात करेंगे बिस्मार्क के बारे में। तो बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था, जो बाद में प्रसा का चांसलर बना। इसका प्रमुख कार्य जर्मनी का एकीकरण करना था। यदि हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था। तो अतिलघुत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछ सकता है कि बिस्मार्क कौन था, इसका प्रमुख कार्य क्या था, या इसका पूरा नाम। तो लिख सकते हैं वहाँ पर बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था, जो बाद में प्रसा का चांसलर बना या फिर जर्मनी का चांसलर बना। इसका प्रमुख कार्य जर्मनी का एकीकरण करना था। ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका पूरा नाम था। इसका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था। सही लिखा हुआ, ठीक है। यदि हम आगे की बात करेंगे नेपोलियन संहिता के बारे में, बात यदि नेपोलियन संहिता की करें तो देखेंगे हम लोग नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 की नेपोलियन संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो विशेष अधिकार थे फ्रांस में, पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग, जो वोट देने का अधिकार था वो सिर्फ यहाँ पर, या जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वो केवल इन्हीं वर्गों को थे, ना कि मध्यम वर्ग के लोगों को। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था उदारवादी नीति। उदारवादी नीति का जब गठन हुआ उसमें मध्यम वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसमें केवल हम इतना ही बता रहे हैं कि पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग को जो अधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी सभी अधिकार प्राप्त करवा दिए गए। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को देखेंगे। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था कुशल बन सके। ऐसे कार्य किए। नेपोलियन ने 1804 में, या फिर कह सकते हैं नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। इसने जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। यदि बात करें तो नेपोलियन के बारे में बार बार पूछा जाता है या कई बार आया भी है का जन्म। अगर नेपोलियन के जन्म के बारे में बात करें तो 1769 को इसका जन्म हुआ था, और ये जो फ्रांस का राजा बना है वो 1804 को बना है। और इसकी जो वाटरलू में जो हार हुई थी नेपोलियन की, कब पराजित हुआ तो बहुविकल्पीय में आता है। आप वहाँ पर लिख सकते हैं 1815 को वाटरलू
वाटरलू में इसकी हार हुई थी। और 1815 में ही, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, 1815 में ही वियना की संधि हुई थी, वियना की संधि। कई एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आता है 1815। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जॉल वेराइन के बारे में, देखिए जॉल वेराइन के अगर बारे में बात करेंगे और यह क्यों स्थापित किया गया था तो देखेंगे। जॉल वेराइन एक शुल्क संघ था, शुल्क संघ था जिसे 1834 में प्रसा की पहल पर लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र रूप में बांधना था। तो ये था जॉल वेराइन और इसका मुख्य कार्य। एक बार फिर से डिफाइन करेंगे जॉल वेराइन, देखिएगा। जॉल वेराइन एक शुल्क संघ था जिसे 1834 में प्रसा की पहल पर लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र रूप में बांधना था। ये था फर्स्ट चैप्टर आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको बताए पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में। और कल हम आपको बताएंगे इटली के एकीकरण के बारे में। आज हमने आपको बताया जर्मनी के एकीकरण के बारे में, थोड़ा शॉर्ट में बताया जर्मनी के एकीकरण के बारे में। कल हो सकता है कल इसको हम पूरा विस्तारित रूप से डिफाइन करके बताएंगे और इटली के एकीकरण के बारे में। कल आपका फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम समाप्त करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारे वीडियो को आप इसी तरीके से देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।